गुड आफ्टरनून बच्चों। पिछले क्लास में हम लोगों ने मैट्रिसेस का क्या इंट्रोडक्शन दिया था और कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज भी उसकी देखी थी। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस भी पढ़ा, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस भी पढ़ा और वेरियस टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हमने पिछले क्लास में पढ़ा। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज जाके उस वीडियो को देखिए। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। वो भी काफी अच्छा वीडियो बना था, उसमें हमने मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन दिया था। तो प्लीज आप उसको देख लीजिएगा, तो आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आएगा। नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको ये क्लास समझने में। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मैट्रिसेस पढ़ दिया था। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफी इजी टॉपिक है। बस थोड़ा ध्यान से देना है इसको, क्योंकि एडिशन इतना तो सिंपल नहीं है, लेकिन ये भी काफी सिंपल ही, अगर समझ लिया जाए तो काफी आसान है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस कुछ इस तरह से है। मैं चाहता हूँ कि आप इस डेफिनेशन पे ध्यान दें। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि फॉर टू गिवन मैट्रिसेस A and B, we say that the product AB exists only when number of columns in A equals the number of rows in B। इसके कहने का ये मतलब है कि मान लीजिए हम लोग के पास कोई एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m इंटू n है, और कोई B एक मैट्रिक्स है, ठीक है। एंड हम लोग के पास मान लीजिए कोई B एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n इंटू p है। तो A में m रोज और n कॉलम्स है, B में n रोज और p कॉलम्स है। तो प्रोडक्ट ए भी तभी एग्जिस्ट करता है जब ए वाले में जितने कॉलम्स हो उतने ही बी वाले में रोज हो, तभी ए भी एग्जिस्ट करेगा। जैसे कि यहाँ पे अगर ए में यहाँ पे m इंटू एन ऑर्डर है तो ए में n कॉलम्स हुए, बी में n इंटू पी है तो बी में n रोज हुए। तो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स, इसके नंबर ऑफ रोज दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे ए भी एग्जिस्ट करेगा। एंड ए बी जो होगा वो इज एन n इंटू पी मैट्रिक्स होगा, सॉरी m इंटू पी मैट्रिक्स होगा, m इंटू पी ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा, क्या एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि A में m इंटू n ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, यानी इसमें m रोज n कॉलम्स है। और B अगर हम लोग के पास एक मैट्रिक्स है जिसमें n रोज है और p कॉलम्स है, तो A का नंबर ऑफ कॉलम्स और B का नंबर ऑफ रोज दोनों इक्वल है, n सेम है, तभी A भी एग्जिस्ट करेगा। देन A भी एग्जिस्ट, और वो एक m इंटू पी मैट्रिक्स होगा, यानी उसमें m रोज होगा और p कॉलम्स होगा। ये B से n को हटा देंगे। जैसे कि और अगर जैसे हम लोग के पास सिर्फ A कोई भी एक मैट्रिक्स है m इंटू n एंड B कोई भी एक मैट्रिक्स है p इंटू m, जैसे हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, तो A में m रोज है और n कॉलम्स है, अब B में p रोज है और m कॉलम्स है। तो यहाँ पे A में जितने कॉलम्स हैं वो n है और B में जो रोज है वो p है। सो यहाँ पे हम लोग का जो नंबर ऑफ कॉलम्स इन A है वो नॉट इक्वल है नंबर ऑफ रोज इन B। देयरफॉर AB डज नॉट एग्जिस्ट, AB एग्जिस्ट नहीं करेगा, AB एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। और उनको हम लोग, और उस केस में हम लोग मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो कोई भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से पहले आप ये देख ले कि फर्स्ट वाले मैट्रिक्स में जितने कॉलम्स हैं उतने ही सेकंड वाले मैट्रिक्स में उतने ही नंबर ऑफ रोज होंगे, तभी उनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा अदरवाइज। तो ये डेफिनेशन को आप लिख लीजिए अपने कॉपी में नोट करके। इफ A इज एन m इंटू n मैट्रिक्स, यानी उसमें m रोज है और n कॉलम्स है, एंड B इज एन n इंटू p मैट्रिक्स, यानी उसमें n रोज है p कॉलम्स है, देन A भी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि A में जितने कॉलम्स है B में उतने ही रोज है। देन A भी एग्जिस्ट एंड इट इज एन m इंटू पी ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। अब इसको हम लोग मोर ज्यादा डेफिनेशन से सीखेंगे। खैर मैं कुछ रिमार्क्स लिखवा देता हूँ, आप इसको लिख लीजिए अपने कॉपी में। जैसे फॉर टू गिवन मैट्रिसेस, अगर हम लोग के पास कोई भी दो मैट्रिक्स हैं A और B, फॉर टू गिवन मैट्रिसेस A एंड B, बहुत सारी कंडीशंस हैं। जैसे कि हो सकता है कि A B पॉसिबल हो, A B का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो, A B में एग्जिस्ट करे एंड B A एग्जिस्ट ना करे।
सिमिलरली ये भी हो सकता है कि बी ए एग्जिस्ट करे, बी ए में एग्जिस्ट एंड ए बी में नॉट एग्जिस्ट, ए बी एग्जिस्ट ना करे। या फिर ये भी हो सकता है कि ए बी एंड बी ए दोनों एग्जिस्ट करे, ए बी एंड बी ए दोनों मतलब पॉसिबल हो, दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो, बोथ में एग्जिस्ट। या फिर ये भी हो सकता है कि ए बी और बी ए दोनों ही एग्जिस्ट ना करें, यानी कि ना ही ए बी पॉसिबल हो एंड बी ए बोथ में नॉट एग्जिस्ट, यानी दोनों एग्जिस्ट ना करें। इसका मैं आपको एग्जांपल दूंगा। देखिए बच्चों, मैं आपको मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिसेस एक एग्जांपल से समझाने जा रहा हूँ। बेहतर होगा कि आप एग्जांपल से समझ ले, इससे ज़्यादा आसानी होगा। जैसे हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, ए एक मैट्रिक्स दिया गया है और बी एक मैट्रिक्स दिया गया है। हम लोग को ए बी मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है और यहाँ पे ये भी पूछ रहा है कि बी ए एग्जिस्ट करेगा या नहीं। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं एक और क्या मैट्रिक्स हम लोग के पास 2 3 1 है, -1 4 और 5 है। एंड बी हम लोग के पास जो मैट्रिक्स है वो है -1 2 3 1। अगर मैं इसका ऑर्डर लिखूँ ए मैट्रिक्स का, तो आप देख सकते हैं इसमें 3 × 2 मैट्रिक्स है, यानी इसमें 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस, 3 रोज है 2 कॉलम्स हैं। इसमें अगर आप देखें तो 2 रोज है 2 कॉलम्स हैं, तो 2 × 2। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ए में नंबर ऑफ कॉलम्स है उतने ही नंबर ऑफ रोज है बी में, 2 2। देन मतलब ए बी एग्जिस्ट करेगा, देन ए बी एग्जिस्ट एंड वो 3 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। जो सेम होता है आप उसको बी से हटा दीजिए, 3 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा एंड इट इज 3 ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स होगा। यानी वो जो गिवन मैट्रिक्स आएगा ए बी, उसमें 3 रोज होगा और 2 कॉलम्स होगा। तो यहाँ पे अब हम लोग ए बी फाइंड आउट करते हैं, यानी इसमें 3 रोज होने वाला है और 2 कॉलम्स होने वाला है। तो देखिए फर्स्ट एलिमेंट ए बी का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, जैसे A11 जो होगा यहाँ पे, वो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। पहले मैं ये लिख देता हूँ, तो देख ले A11 A12 A21 A22 A31 और A32। देखिए इसमें 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस यानी 3 रोज है 2 कॉलम्स, यानी इसका ऑर्डर 3 ऑर्डर × 2 है। तो अब यहाँ पे A11 कैसे निकालेंगे। तो A11 में क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है। A11 हम लोग का कहाँ पे है, फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम में है। तो ये निकालने का तरीका है, हम लोग ए का फर्स्ट रो लेंगे और बी का फर्स्ट कॉलम लेंगे और उनके एलिमेंट्स को कॉरस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ए का फर्स्ट रो लेंगे और बी का फर्स्ट कॉलम लेंगे, उसके एलिमेंट्स को कॉरस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 2 × -1 2 × -1 और प्लस फिर ऐड करेंगे 2 × -1 प्लस -1 × 2। ये हो गया A11। फिर ये A12 है, यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है। ये कहाँ पे है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो हम लोग इसका फर्स्ट रो लेंगे और इसका सेकंड कॉलम लेंगे और एलिमेंट्स को कॉरस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 2 × 3 प्लस -1 × 1। ये हो गया सेकंड एलिमेंट। फिर A21 है, तो A21 कहाँ पे रहा होगा, आप ही बताइए। A21 हम लोग का रहा होगा ये सेकेंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। तो इसका सेकेंड रो लेंगे और इसका फर्स्ट कॉलम लेंगे, इसका सेकेंड रो लेंगे और इसका फर्स्ट कॉलम, और एलिमेंट्स को कॉरस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करेंगे। यानी 3 × -1 -3 प्लस 4 × 2 यानी 8। फिर ये A22 यानी ये सेकेंड रो में है और सेकेंड कॉलम में है। तो इसका सेकेंड रो और इसका सेकेंड कॉलम, 3 3 = 9 प्लस 4 × 1 9 प्लस 4। फिर यहाँ पे हम लोग को A31 निकालना है। तो ये थर्ड रो में है, फर्स्ट कॉलम में है। तो इसका थर्ड रो, इसका फर्स्ट कॉलम, 1 × -1 यानी -1 प्लस 5 × 2 यानी 10। फिर इसका हम लोग मतलब A32 निकालेंगे। तो ये थर्ड रो सेकंड कॉलम है, तो इसका थर्ड रो इसका सेकंड कॉलम, 1 × 3 3 प्लस 5 × 1 5।
अब इसको हम मतलब सॉल्व कर लेंगे। 2 इंटू -1 -2, -1 इंटू 2 -2, तो यहाँ पे -4, 2 इंटू 3 6 और प्लस -1, 6 -1 5, -3 + 8 5, 9 + 4 13, 10 -1 9, 5 + 3 8। तो यही हम लोग का वो ए बी मैट्रिक्स हो जाएगा। -4 5 5 13 9 8। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स समझाने के लिए। अभी मैं और एग्जांपल दूंगा और क्वेश्चन कराऊंगा। हाँ, और इसमें एक और क्वेश्चन था कि बी ए एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो बी ए एग्जिस्ट करने के लिए बी में अब हम लोग देख सकते हैं कि बी था 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। बी का ऑर्डर ये था, हाँ, और ए का ऑर्डर था हम लोग का 3 इंटू 2। तो अगर बी ए एग्जिस्ट करवाना है तो बी में जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो ए के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए, तभी बी एग्जिस्ट करेगा। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं बी में 2 कॉलम है और ए में 3 रोज हैं, तो यहाँ पे बी एग्जिस्ट नहीं करेगा। बी ए डज नॉट एग्जिस्ट। तो अब हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करने जा रहे हैं। खैर मैं आपको अभी और एग्जांपल दूंगा कि कैसे मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, लेकिन वो मैं आगे करवाऊंगा। पहले हम लोग प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग और फर्दर एग्जांपल्स देखेंगे जो टफ एग्जांपल्स होते हैं। तो पहला इसमें प्रॉपर्टीज है कॉम्यूटेटिविटी। जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जनरली कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। मैं आपको बतला देना चाहता हूँ ये बात कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जनरली कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। यानी अगर ए और बी 2 मैट्रिसेस हैं सच दैट ए बी एग्जिस्ट करता है, तो ये जनरली नहीं होता है। मतलब कि ये जरूरी नहीं है कि ऐसा हो कि ए बी इज इक्वल टू बी ए हो, ठीक है। जनरली मतलब ये हो भी सकता है कि ए बी और बी ए कभी कभार इक्वल हो जाए, लेकिन ये हमेशा ट्रू नहीं है कि ए बी और बी ए अगर दोनों एग्जिस्ट कर रहा है तो दोनों मैट्रिसेस इक्वल होंगे ही, ठीक है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जनरली कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, क्योंकि अगर ए बी एग्जिस्ट कर रहा है बी ए भी एग्जिस्ट कर रहा है तो जनरली कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ए बी और बी ए इक्वल हो भी जाए, और ये नहीं भी हो सकता है कि ए बी और बी ए इक्वल ना हो। तो हम लोग नहीं कह सकते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा हमेशा। वो एक संजोग है कि कभी कभी ऐसा इक्वल हो जाता है और कभी कभी नहीं होता है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जनरली कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। जैसे मैं आपको इस पे कुछ एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि अगर ए बी एग्जिस्ट करेगा, ए बी अगर एग्जिस्ट करता है तो ये पॉसिबल है, जैसे मैंने आपको बतलाया। देन इफ ए बी एग्जिस्ट देन इट इज क्वाइट पॉसिबल, ये पॉसिबल है। इफ ए, तो मैं यही आपको बोल रहा था कि अगर ए बी एग्जिस्ट करता है तो ये पॉसिबल है, देन इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट कि बी ए एग्जिस्ट ना करे, दैट बी ए मे नॉट एग्जिस्ट। तो अगर बी ए एग्जिस्ट ही नहीं करेगा उस केस में, तो कहाँ से ए बी इज इक्वल टू बी ए हम लोग लिख सकते हैं। जब बी ए एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो उस केस में कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होगा। जैसे हम लोग के पास मान लीजिए कि ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 into 2 है, और बी कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर हम लोग क्या 2 into 2 है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि ए में नंबर ऑफ कॉलम्स और बी में नंबर ऑफ रोज इक्वल है, तो ए बी तो एग्जिस्ट कर जाएगा। लेकिन अगर बी ए हम लोग को एग्जिस्ट कराना है तो अगर हम लोग को बी ए एग्जिस्ट कराना है तो बी पहले लिख देते हैं 2 ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स है, और ए हम लोग का 3 ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स है। तो बी 3 into 2, तो बी में आप लोग देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो 2 है और ए में नंबर ऑफ रोज 3 है, इक्वल नहीं है। तो बी ए यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इस केस में हम लोगों ने देखा कि ए बी तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन बी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होगा इस प्रॉपर एग्जाम्पल के लिए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे ये भी हो सकता है कि बी ए कभी कभी, कि ऐसा भी हो सकता है कि बी ए कभी कभी एग्जिस्ट कर जाए। बी ए एग्जिस्ट देन इट इज क्वाइट पॉसिबल, यानी ये बिल्कुल पॉसिबल है, देन इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट ए बी उस केस में एग्जिस्ट ना करे। जैसे इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे जिसमें बी ए एग्जिस्ट कर रहा और ए बी एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो। जैसे ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 into 3, अब बी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 into 2 है।
तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ए में नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, बी में नंबर ऑफ रोज 2 है, इक्वल नहीं है, तो ए बी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ए बी डज नॉट एग्जिस्ट। बाप रे बहुत गर्मी है यार। अब बी हम लोग का एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 इंटू 2 है, और ए हम लोग का एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 इंटू 3 है। एक्चुअली फैन ऑफ करके वीडियो बनाना पड़ता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बी में नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है और ए में नंबर ऑफ रोज 2 है। तो बी में जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वही ए में नंबर ऑफ रोज है। तो यहाँ पे बी में जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वही ए में नंबर ऑफ रोज है। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि देन बी ए तो एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन अगर हम लोग ए बी एग्जिस्ट देखना चाहे कि ए बी एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, तो ए बी का ऑर्डर, ए का ऑर्डर 2 इंटू 3 है, बी का ऑर्डर 2 इंटू 2 है। तो ए में नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, बी में नंबर ऑफ रोज 2 है, यानी इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे ए बी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। देन ए बी डज नॉट एग्जिस्ट। और ये भी पॉसिबल है कभी कभार कि इफ ए बी एंड बी ए बोथ एग्जिस्ट कर जाए। ये भी कभी कभार पॉसिबल है कि इफ ए बी एंड बी ए बोथ में एग्जिस्ट, यानी दोनों एग्जिस्ट तो कर जाए, बोथ में एग्जिस्ट, बट लेकिन वो लोग कंपेरेबल ना हो, बट दे में नॉट बी कंपेरेबल। कहने का ये मतलब है कि कभी कभार ऐसा होता है कि ए बी मैट्रिक्स भी एग्जिस्ट कर जाए और बी ए मैट्रिक्स भी एग्जिस्ट कर जाए, लेकिन ए बी और बी ए का ऑर्डर सेम नहीं होता है, जिसके वजह से वो कंपेरेबल मैट्रिसेस नहीं है। और अगर कंपेरेबल नहीं है तो इक्वल तो काफ़ी दूर की बात है, इक्वल भी नहीं होंगे। जैसे कि मैं इसका भी आपको एग्जांपल दे दूं, जैसे ए हम लोग के पास मान लीजिए 2 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और बी हम लोग के पास मान लीजिए 3 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो अगर ए बी हम एग्जिस्ट कराना चाहे तो ए में नंबर ऑफ कॉलम 3, बी में नंबर ऑफ रोज 3 इक्वल हो गया, तो ए बी एग्जिस्ट कर जाएगा। और बी ए भी अगर हम लोग एग्जिस्ट कराना चाहे तो बी में नंबर ऑफ कॉलम्स 2, ए में नंबर ऑफ रोज 2, तो बी ए भी एग्जिस्ट कर जाएगा। लेकिन ए बी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? ए में नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, बी में नंबर ऑफ रोज 3 है, 3 को हटा दीजिए, तो ये ए बी का ऑर्डर 2 इंटू 2 हो जाएगा। और बी ए का अगर हम लोग ऑर्डर देखें तो बी में नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है और ए में नंबर ऑफ रोज 2 है, तो सेम सेम हट जाएगा। बी ए का ऑर्डर 3 इंटू 3 होगा, तो ए बी का ऑर्डर 2 इंटू 2 है और बी ए का ऑर्डर 3 इंटू 3 है। तो ए बी और बी ए दो कंपेरेबल मैट्रिसेस नहीं है, देयरफॉर ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होगा। तो यहाँ पे भी कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं हुआ। तो इन डिफरेंट एग्जांपल्स के द्वारा हम लोग कह सकते हैं कि हिंस इन जनरल ए बी जो होता है वो नॉट इक्वल टू बी होता है, यानी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करती है। ठीक है, तो कभी कभार इक्वल हो भी सकता है, मैं आपको बता चुका हूँ कि ए बी और बी ए कभी कभार इक्वल हो भी सकते हैं, इसलिए लेकिन जनरल हम लोग कह सकते हैं कि वो लॉ फॉलो नहीं करती है। अब हम लोग सेकेंड लॉ पढ़ने जा रहे हैं जो कि एसोसिएटिव लॉ है। एसोसिएटिव लॉ ये बोलता है कि फॉर एनी मैट्रिसेस फॉर विच ए बी ब्रैकेट में इंटू सी एंड ए ब्रैकेट में बी सी both exist, we have ए बी ब्रैकेट में सी इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में बी सी। तो इसका यही मतलब है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करती है। अगर मेरे पास 3 मैट्रिसेस हैं ए बी और सी, जिनके लिए ए बी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई सी एंड ए ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में बी सी, अगर ये दोनों एग्जिस्ट करती हैं, अगर ये दोनों मैट्रिसेस एग्जिस्ट करती हैं, तो हम लोग के पास ए बी ब्रैकेट में सी इज इक्वल टू ए इंटू ब्रैकेट में बी सी, ये एग्जिस्ट करेगा। यानी पहले हम लोग ए बी को मल्टीप्लाई कर ले आपस में, ए बी मैट्रिक्स निकाल ले, फिर जो रिजल्ट है उसको सी से मल्टीप्लाई करें, तब जो मेन मैट्रिक्स आएगा, और फिर जब हम लोग बी सी मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लाई कर दे, फिर जो मेन मैट्रिक्स आएगा उसको अगर हम लोग ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, तो ये दोनों रिजल्ट आपस में इक्वल होगा। तीसरा जो हम लोग अब लॉ पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये हम लोग का ये बोलता है कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है, अब ब्रैकेट में बी प्लस सी कोई मैट्रिक्स है,
तो ये इज इक्वल टू होगा ए बी प्लस ए सी के, यानी इसको हम लोग मतलब 1 बाय 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। इसी में एक और फॉर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं कि जैसे ए प्लस बी कोई मैट्रिक्स है, उसको हम लोग सी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे भी वही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा, ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी। चौथा जो हम लोग को लॉ पढ़ना है, उसमें ये लिखा हुआ है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेस, the product of two non-zero matrices can be a zero matrix। यानी दो नॉन जीरो मैट्रिक्सेस के प्रोडक्ट भी एक जीरो मैट्रिक्स आ सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल हम लोग लेते हैं, ए हम लोग के पास एक मैट्रिक्स है 0 0 1 2, एंड बी हम लोग के पास कोई एक मैट्रिक्स है 1 2 0 0। तो अगर यहाँ पे हम लोग ए बी निकालते हैं, जो इनका प्रोडक्ट होगा, क्योंकि वो एग्जिस्ट करेगा, हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2 रो 2 कॉलम है, इसमें भी 2 रो 2 कॉलम है, तो इसका नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज बराबर है, तो ये भी एग्जिस्ट करेगा, वो भी 2 ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स होगा। अब देखिए पहला जो इसमें एलिमेंट होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लेंगे, 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 0 हो जाएगा। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लेंगे तो 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 0 ये भी 0। फिर दूसरा रो फर्स्ट कॉलम लेंगे 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0 0। फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम लेंगे 0 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 0 0, यानी ये एक नल मैट्रिक्स आया। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि ए यहाँ पे एक नॉन जीरो मैट्रिक्स है और बी भी यहाँ पे एक नॉन जीरो मैट्रिक्स है, लेकिन उनका प्रोडक्ट जो है वो एक जीरो मैट्रिक्स है, एक नल मैट्रिक्स है, जिसको हम लोग ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग जो फिफ्थ इसमें बात पढ़ने जा रहे हैं वो कुछ खास नहीं है, उसमें यही लिखा हुआ है कि अगर इफ ए इज अ गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए कोई गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स हो और आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है अपने प्रीवियस लेक्चर में, तो आई इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, यानी यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो उसी ऑर्डर का जिस ऑर्डर का ए है, ऑफ सेम ऑर्डर, देन हम लोग लिख सकते हैं कि ए इंटू आई इज इक्वल टू आई इंटू ए इज इक्वल टू ए। यानी आप इसको मन में ये ट्रीट कर सकते हो कि एक तरह से वन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए कोई मैट्रिक्स है, अगर उसका कोई गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर मान लीजिए m इंटू एम है क्योंकि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, और आई को एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर का, तो अगर दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स आएगा। ये कॉम्यूटेटिव लॉ ये भी फॉलो कर जाता है। अब सिक्स जो इसमें थ्योरम है, तो सिक्स थ्योरम जो है हम लोग के पास वो ये लिखा हुआ है कि अगर हम लोग के पास कोई गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स है, इफ ए इज अ गिवन a square matrix and O is a null matrix यानी जीरो मैट्रिक्स of same order as A, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं then we have A इंटू ओ इज इक्वल टू ओ इंटू ए, और वो जो रिजल्ट आएगा वो भी एक नल मैट्रिक्स ही होगा। अब ये सब तो हो गया, अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ कि जैसे कभी कभी क्वेश्चंस में आपको ए स्क्वायर निकालना होगा, तो ए स्क्वायर कुछ नहीं है, आप सिंपली ए इंटू ए मैट्रिक्स निकाल देना। सिमिलरली आपको अगर ए क्यूब निकालना हो तो पहले आप ए स्क्वायर इस तरह से निकाल लो, फिर ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई कर दो। ए टू द पावर 4 निकालना हो तो ए क्यूब निकाल दो इस तरह से, फिर उसको ए से मल्टीप्लाई कर दो, एंड सो ऑन। ऐसे ही हम लोग लिख सकते हैं कि ए टू द पावर एन इज इक्वल टू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए अप टू एन टाइम्स इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो ए टू द पावर एन आपका निकल जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे दो थ्योरम डिस्कस कर लेते हैं। थ्योरम 1 हम लोग का यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर ए एंड बी दो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं,
अगर ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं ऑफ सेम ऑर्डर, एक ही ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, देन हम लोग ये लिख सकते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। और जिस केस में व्हेन अगर हम लोग के पास ए बी इज इक्वल टू बी ए है, जो कि हमेशा नहीं होता, अगर ऐसा है हम लोग के पास, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं देन ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी, और प्लस बी ए को भी ए बी लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों अगर उस केस में इक्वल है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसका प्रूफ काफ़ी सिंपल है, या फिर मैं करवा देता हूँ। प्रूफ कुछ नहीं है, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी मल्टीप्लाई में ए प्लस बी। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम लोग लगाएंगे, ए इंटू ब्रैकेट में ए प्लस बी इंटू ब्रैकेट में ए प्लस बी। फिर यहाँ पे ए इंटू ए यानी ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए बी प्लस बी ए और प्लस बी इंटू बी बी स्क्वायर। तो ये वाला रिजल्ट प्रूव हो चुका है। और अगर ए बी इज इक्वल टू बी ए है तो वो जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही कर सकते हैं। सिमिलरली थ्योरम एक 2 भी है। थ्योरम 2 में दिया हुआ है कि इफ ए एंड बी दो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, दो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं ऑफ सेम ऑर्डर, एक ही ऑर्डर के, देन a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए और माइनस बी स्क्वायर। और जिस केस में व्हेन ए बी इज इक्वल टू बी ए हो जाए तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस प्रॉपर केस के लिए। तो जैसे हम लोगों ने वो वाला थ्योरम पढ़ा कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए प्लस ए बी माइनस बी ए प्लस बी माइनस बी स्क्वायर, तो उस थ्योरम को आप लोग सिंपली प्रूव कर सकते हैं जैसे मैंने फर्स्ट थ्योरम को प्रूव किया था। अब हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। उसमें पहला क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है कि ए हम लोग के पास एक मैट्रिक्स गिवन है, बी भी दिया हुआ है, सी भी एक मैट्रिक्स दिया गया है, तो वेरीफाई करना है ए बी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू ए इंटू ब्रैकेट में बी सी। तो इसको हम लोग वेरीफाई करने जा रहे हैं। ये काफी अच्छा एग्जाम्पल है, इससे आपके मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है ये भी काफी क्लियर हो जाएगा। जैसे कि ए बी हम लोग को निकालना है, तो ए बी इज इक्वल टू, पहले हम लोग देख सकते हैं कि ए बी एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो ए बी में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 रो दिया गया है और 3 कॉलम दिया गया है, यानी 3 ऑर्डर 3 इंटू 3। इसमें 3 रो है 2 कॉलम यानी 3 इंटू 2। तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स और इसका नंबर ऑफ रोज इक्वल है, यानी ए बी एग्जिस्ट कर जाएगा और वो 3 इंटू 2 का मैट्रिक्स होगा, यानी उसमें 3 रोज होंगे और 2 कॉलम्स होंगे। तो चलिए ए बी निकालते हैं। तो ए बी का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसके लिए हम लोग ए का फर्स्ट रो और बी का फर्स्ट कॉलम लेंगे। 1 इंटू 3 3 प्लस माइनस 1 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4। फिर इसका जो सेकंड एलिमेंट होगा उसके लिए हम लोग इसका फर्स्ट रो इसका सेकंड कॉलम लेंगे। 1 इंटू 1 1 प्लस माइनस 1 इंटू 2 यानी माइनस 2 प्लस 2 5 10। तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा कि वो 3 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, यानी उसमें 2 ही कॉलम्स होंगे। तो यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं होगा, अब यहाँ पे एलिमेंट होगा सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में। तो इसका हम लोग सेकेंड रो ले लेंगे और इसका हम लोग फर्स्ट कॉलम ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट है उसका पोजीशन क्या है, वो सेकेंड रो में होगा, फर्स्ट कॉलम में होगा। तो फर्स्ट वाले का सेकेंड रो और सेकेंड वाले का फर्स्ट कॉलम ले लेंगे। तो 3 3 9 प्लस 2 इंटू 0 खत्म प्लस 0 इंटू माइनस 2 खत्म, तो 9 हो जाएगा। फिर इसका जो सेकंड एलिमेंट होगा वो सेकंड रो सेकंड कॉलम लेंगे, क्योंकि इसका पोजीशन सेकंड रो सेकंड कॉलम में है।
तो 3 1 जा 3 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 0 इंटू 5 खत्म। फिर इसका जो थर्ड रो ऑफ फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है तो इसका थर्ड रो इसका फर्स्ट कॉलम लेंगे तो -2 इंटू 3 यानी -6 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू -2 यानी -2। फिर इसमें यहाँ पे जो एलिमेंट है थर्ड रो सेकंड कॉलम है तो इसका थर्ड रो और इसका सेकंड कॉलम ले लेंगे -2 इंटू 1 -2 प्लस 0 इंटू 2 यानी 0 प्लस 1 इंटू 5 यानी +5। तो यहाँ पे हम लोग ए बी यहाँ पे निकालेंगे। 3 - 4 -1 1 + 10 11 - 2 9 यहाँ पे 9 है ही। 3 + 4 7 हो गया। -6 - 2 -8 -2 + 5 3। तो इसको ऑर्डर आप लोग देख सकते हैं, ये 3 इंटू 2 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स आ रहा है। अब हम लोग को ए बी ब्रैकेट में सी निकालना है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि ए बी ब्रैकेट में सी एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो ए बी का 3 इंटू 2 है और सी का यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 2 रो है 3 कॉलम है। तो इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वही इसमें नंबर ऑफ रोज है, यानी ये एग्जिस्ट करेगा और ये 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, यानी उसमें 3 रो होगा 3 कॉलम्स होगा। तो पहले ए बी लिख लेते हैं। -1 9 9 7 -8 3। फिर सी वाला मैट्रिक्स लिख लेते हैं। सी वाला मैट्रिक्स है 2 1 -3 एंड 3 0 -1। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो एक ऐसा मैट्रिक्स आने वाला है। इसमें 3 रो है 2 कॉलम है, इसमें 2 रो है 3 कॉलम है। तो ये तो खत्म हो जाएगा। इसमें मतलब आने वाला मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 इंटू 3 होगा, यानी उसमें 3 रो होगा और 3 कॉलम्स होगा। 3 रो और 3 कॉलम्स। तो फर्स्ट एलिमेंट निकालने के लिए इसका फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम लेंगे। -1 इंटू 2 -2 प्लस 9 3 27। सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -1 इंटू 1 -1 प्लस 9 इंटू 0 खत्म। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -1 इंटू -3 3 प्लस 9 इंटू -1 -9। फिर ऐसे ही या सेकेंड रो। तो फिर जो हम लोग का अब एलिमेंट निकालना है वो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में है। तो यहाँ पे हम लोग इसका सेकेंड रो लेंगे, इसका फर्स्ट कॉलम ले लेंगे। 9 इंटू 2 18 प्लस 7 3 21। फिर ये जो एलिमेंट निकालना है वो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में होगा, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम लेंगे। तो 9 इंटू 1 9 प्लस 7 इंटू 0 0 यानी 9। फिर ये जो एलिमेंट निकालना है ये सेकेंड रो थर्ड कॉलम में होगा, तो 9 इंटू -3 यानी -27 प्लस 7 इंटू -1 यानी -7। फिर उसके बाद हम लोग ये निकाल रहे हैं थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -8 इंटू 2 यानी -16 प्लस 3 3 9। फिर ये सेकंड रो सेकंड कॉलम में -8 इंटू 1 -8 प्लस 3 इंटू 0 तो 0। फिर ये सेकंड ये थर्ड रो थर्ड कॉलम है, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम -8 इंटू -3 24 प्लस 3 इंटू -1 -3। फिर इसको हम लोग अच्छे से कैलकुलेट कर लेते हैं। 27 - 2 25 -1 3 -9 -6 39 9 34 -34 -7 -8 21। तो ये हम लोग का वो मैट्रिक्स हो गया ए बी ब्रैकेट में इंटू सी। रुकिए एक बार मैं आंसर मिला देता हूँ। 25 - 1 -6 39 9 -34 -7 -8 21। तो अब हम लोग एक LHS तो हम लोग का आ चुका है, अब हम लोग RHS सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग RHS यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो RHS है हम लोग के पास A ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में BC। तो पहले हम लोग BC फाइंड आउट कर लेते हैं। तो BC मैट्रिक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 3 0 -2 1 2 5 इंटू हम लोग को करना है C मैट्रिक्स है 2 1 -3 3 0 -1। अब इसका BC का ऑर्डर क्या होने वाला है, तो इसमें 3 रो 2 कॉलम है और इसमें 2 रो 3 कॉलम है। तो नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज, यानी BC का भी ऑर्डर 3 इंटू 3 होने वाला है, यानी उसमें भी 3 रो और 3 कॉलम्स होंगे। तो इसका पहला एलिमेंट निकालते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में होगा वो, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लेंगे। तो 3 2 6 प्लस 1 इंटू 3, तो 6 प्लस 3 9। थोड़ा मैं जल्दी सॉल्व कर देता हूँ, आप अच्छे से कैलकुलेट करिएगा। फिर मैं ये फर्स्ट और सेकंड कॉलम लूँगा, तो 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 यानी 3। फिर फर्स्ट और थर्ड कॉलम 3 इंटू -3 यानी -9 और -1 यानी -10। फिर सेकंड और फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 2 यानी 0 प्लस 2 3 6।
फिर ये सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0 यानी 0, और ये सेकंड रो थर्ड कॉलम तो 0 इंटू -3 प्लस 2 इंटू -1 यानी -2, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -2 इंटू 2 यानी -4 प्लस 15 तो -4 प्लस 15 यानी 11, फिर ये सेकंड रो सेकंड कॉलम लूँगा मैं तो -2 और प्लस 0 यानी -2, फिर -2 इंटू -3 यानी 6 -5 यानी 1। तो मैंने यहाँ पे BC मैट्रिक्स निकाल दिया। अब हम लोग ए ब्रैकेट में BC मैट्रिक्स निकालेंगे। तो ए मैट्रिक्स है हम लोग के पास 1 -1 2 3 2 0 -2 0 1। और BC मैट्रिक्स दिया हुआ है 9 3 -10 6 0 -2 11 -2 1। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। आने वाला मैट्रिक्स का भी ऑर्डर हम लोग देख सकते हैं कि ये 3 इंटू 3 है, ये 3 इंटू 3 है, तो 3 रो है 3 कॉलम्स है, 3 इंटू 3 है मैट्रिक्स आने वाला है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर लेता हूँ, आप अच्छे से कैलकुलेट कर लीजिएगा जब खुद से कैलकुलेट करिएगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लेंगे पहला एलिमेंट निकालने के लिए। तो 1 इंटू 9 यानी 9 -6 प्लस 22, तो 22 प्लस 9 31 -6 यानी 25। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो 1 इंटू 3 फर्स्ट रो लूँगा मैं, सेकंड कॉलम लूँगा तो 1 इंटू 3 3 प्लस -1 इंटू 0 यानी 0 और -4 तो 3 सॉरी फिर मैं ये एलिमेंट निकालने के लिए, चूंकि ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में लाई कर रहा है, तो मैं इसका फर्स्ट रो इसका सेकंड कॉलम लूँगा। तो 1 इंटू 3 यानी 3 प्लस -1 इंटू 0 यानी 0 प्लस 2 इंटू -2 यानी -4 3 -4 यानी -1। फिर मैं यहाँ पे फर्स्ट ये निकालने के लिए, चूंकि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम है, इसका फर्स्ट और इसका थर्ड लूँगा। तो 1 इंटू -10 यानी -10 प्लस -1 इंटू -2 यानी +2 प्लस 2 इंटू 1 2 तो -10 प्लस 4 यानी -6। फिर मैं यहाँ ये एलिमेंट निकालने के लिए इसका सेकंड रो इसका फर्स्ट कॉलम लूँगा। तो 3 9 = 27 प्लस 2 6 = 12 यानी 27 प्लस 12 और 0 इंटू 11 0 तो 7 2 9 2 1 3 यानी 39 39। फिर यहाँ पे मैं सेकंड रो सेकंड कॉलम लूँगा। तो 3 3 = 9 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 0 इंटू -2 यानी 9 ही हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पे इसका सेकंड रो थर्ड कॉलम लूँगा। 3 इंटू -10 यानी -30 प्लस 2 इंटू -2 यानी -4 प्लस 0 इंटू 1 यानी 0 यानी -34। फिर मैं यहाँ पे इसका थर्ड रो फर्स्ट कॉलम लूँगा। तो -18 प्लस 0 प्लस 11 तो यानी -18 प्लस 11 यानी -7। फिर मैं यहाँ पे थर्ड रो सेकंड कॉलम लूँगा। तो -6 प्लस 0 -2 यानी -6 -2 -8। मैं थर्ड रो थर्ड कॉलम लूँगा। तो 20 प्लस 0 प्लस 1 तो 21। तब हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं कि हम लोग के पास ये तो RHS आया। अब LHS हम लोग के पास क्या आया था वो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि LHS भी हम लोग के पास 25 -1 -6 आ रहा था, 39 9 -34 आ रहा था, -7 -8 21। तो हिंस हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि जो LHS था वही RHS है। LHS था हम लोग के पास AB ब्रैकेट में C इज इक्वल टू RHS A ब्रैकेट में BC, हिंस वेरीफाइड। तो बच्चों आज हम लोगों ने मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिसेस सीखा और उसके कुछ प्रॉपर्टीज भी डिस्कस किए। खैर मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिसेस पे थोड़ी और क्वेश्चंस करने की हमें ज़रूरत है। जब तक हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होंगे। तो मैं मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिसेस पे अभी आपको और क्वेश्चंस कराऊंगा, लेकिन आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। तो नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग बनाएंगे उस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस पे, तो उसमें मैं ट्रांसपोज पढ़ाने से पहले आपको मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिसेस पे कुछ फर्दर क्वेश्चंस करवाऊंगा प्रैक्टिस, जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे बुक से, और फिर हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे। और हाँ बच्चों, मैं यही कहना चाह रहा था कि अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया, जो मैंने मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिसेस पे बनाया, अगर ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। और हम आगे फर्दर मोर टॉपिक्स पे वीडियोस बनाते रहेंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियोस को देखते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा। और इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और मैं नए नए वीडियोस नए नए टॉपिक्स पे बनाऊंगा आगे भी। तो इस चैनल पे वीडियोस अब आते रहेंगे। तो ओके बाय दोस्तों।